अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आज ही हम इसको ख़त्म कर देंगे। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस करता है। इसमें ज़्यादा इतनी समझने वाली चीज़ भी कोई नहीं है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा और हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली कॉसी कॉन्टेक्ट्स आपका एक टॉपिक है, उस पर मुश्तमिल है। पहले एक चैप्टर होता था, उसमें काफ़ी सारे इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को मिक्स कर दिया गया था। अब अलहदा से इसको डील किया जाता है इस चैप्टर को, और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो चैप्टर है आई कैप स्टडी टेक्स्ट के हवाले से, आई कैप के अपने जो पेपर है उसके हवाले से। तो इसका नाम है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स और इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ये किया नहीं जाता, खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ये खुद ब खुद ही बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपको एक किसी इंसान का पर्स मिलता है। अगर आप उसमें से पैसे निकाल लेंगे, आप उसको पर्स को रख लेंगे, उसके पैसे यूज़ कर लेंगे, तो ये एक चोरी तस्वर की जाएगी। अब जैसे ही आपको पर्स मिला, आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी भी है कि उस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाया जाए। उसमें उसका आईडी कार्ड है, आप आईडी कार्ड देख के उसके मालिक तक पहुंच सकते हैं। बहुत से तरीक़ों से आप उसके मालिक तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आपने पर्स उठाया, आपने उसके मालिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया किसी किस्म का, लेकिन ऑटोमेटिकली आप जो है एक लीगल ओब्लिगेशन में कैद हो गए, एक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में कैद हो गए। आपका उसके मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, आपने उसे ऑफ़र की। देखें, हम बात कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें, सबसे पहले ऑफ़र होती है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है, फिर कंसिडरेशन आती है, तो वो एग्रीमेंट बनता है। फिर एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें आप इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे जिनमें ना ऑफर हो रही होगी ना एक्सेप्टेंस हो रही होगी, लेकिन वो लॉ बन रहे होंगे। यही जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी, पर्स मिला, आपने ना किसी किस्म की ऑफ़र की, ना उस बंदे ने आपको ऑफ़र की, ना आपने उसे ऑफ़र की, ना आपने एक्सेप्टेंस की, ना उसने एक्सेप्टेंस की, लेकिन आपका एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपने पर्स उठा लिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है पर्स जाके उस इंसान को पहुँचाएँ। इसी तरह इसकी डेफिनेशन है, इन सर्टेन सिचुएशंस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेस ऑब्लिगेशंस ऑन अ पर्सन इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ पर्सन्स के बीच, लेकिन लॉ ने जो है वो ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी। दीज ऑब्लिगेशंस रिजेंबल दोज एज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल उसी तरह की ऑब्लिगेशंस हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो ऑब्लिगेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। The concept of quasi contract is that of a contract that should have been formed even though in actually it was not। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लीगली बन गया है। इसकी हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं, आपको जो है उसकी समझ आ जाएगी। इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहली टाइप है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़ की। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़ का क्या मतलब है? हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज़ वॉइड ए बी इनिशियो। माइनर के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड ए बी इनिशियो। इसी तरह ल्यूनेटिक पर्सन्स, अनसाउंड पर्सन्स, इडियट्स। अनसाउंड पर्सन में हम 3 कैटेगरीज देखी थी, तो उसमें भी इडियट्स थे, स्पेसिफिक इडियट्स थे, ल्यूनेटिक पर्सन्स थे, बाकी अनसाउंड माइंड थे जो ड्रंकन पर्सन थे। इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, इनके साथ भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो रहा था। 2 कैटेगरीज इस तरह की थी जिनमें कॉन्ट्रैक्ट तब वाइड हो रहा था जब वो अपने दिमागी हालत उनकी दुरुस्त नहीं थी, और स्पेसिफिक इडियट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो था, एग्रीमेंट जो था, वो बिल्कुल ही वाइड था। वहाँ पे भी मेरे ख्याल से हमने ये सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़ की थोड़ी सी बात की थी। अब यहाँ पे हम दोबारा इसकी बात करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर तो वॉइड है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन केस माइनर को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जो है वो रोड पे चल रहा है, अपने माँ बाप से जुदा हो गया है, वो गुम हो चुका है, वो खो गया है। सर्दी का मौसम है, उसने जैकेट नहीं पहनी हुई, वो बेचारा सर्दी से कांप रहा है। आप उसको जैकेट खरीद के दे देते हैं,
वो जैकेट पहन लेता है। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स मिलते हैं तो आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना आपने ऑफ़र किया है, ना उन्होंने किसी किस्म की ऑफ़र की है, ना ही कोई एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप जो है माइनर की प्रॉपर्टी से उसकी मार्केट वैल्यू, वो जो आपने उसे जैकेट दी थी उसकी जो मार्केट वैल्यू है, ये नहीं अपनी तरफ से आप ज़्यादा प्रॉफिट लगा दें, उसकी जो सही कीमत आप बनती है वो आप उससे वसूल कर सकते हैं। माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से आप वो वसूल कर सकते हैं। शर्त ये है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ हो। ये माइनर के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है और अनसाउंड पर्सन के केस में बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पागल आपको इस तरह से मिल गया बच्चे की जगह, जिसने जो सर्दी में जा रहा है उसने जैकेट नहीं पहनी हुई, उसको सर्दी लग रही है, आप उसको जैकेट लेके दे देते हैं, वो जैकेट पहनता है। उसके बाद जब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं तब आप उनसे उस जो इडियट था, स्पेसिफिक इडियट था, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से आप इसका जो जैकेट है उसकी मार्केट वैल्यू रिकवर कर सकते हैं। आपने किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक किस्म का हो गया, इसीलिए हम इसको टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं। हम जितनी भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स पढ़ रहे होंगे उसमें सभी में यही चीज़ आ रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा होगा, एक्चुअली नहीं हो रहा होगा, रियलिटी में नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। तो यही चीज़ सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज में लिखी हुई है जो मैंने आपको चीज़ बता दी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हबीब सप्लाइज नेसेसिटीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान। हबीब ने अरसलान के बच्चों और बीवी को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की। हबीब कैन रिकवर एक्सपेंसेस फ्रॉम अरसलान्स प्रॉपर्टी इफ एनी। तो हबीब ऑब्वियसली उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकता है। इसी तरह हबीब सप्लाइड अ कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान अ माइनर। उसने एक कोट दिया जिसमें हीरे के बटन थे। क्या ये बेसिक नेसेसिटी हो सकती है? क्या ये बुनियादी ज़रूरत है? ये अक्ल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हीरे के कोट वाला जो हीरे के बटन वाला जो कोट है वो एज ए बेसिक नेसेसिटी दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल ही एक रफ सी बात है जिसको हम बेसिक नेसेसिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। हबीब कैन नॉट डिमांड द प्राइस ऑफ कोट फ्रॉम अरसलान प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पे एक 1000 रुपये वाला नोट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद 2-3 एग्जाम्पल्स देखने के बाद इसी टॉपिक के अंदर एक नोट है। अगर आप ICAP स्टडी टेक्स्ट आपके सामने है तो आप परेशान नहीं हो कि सर ने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, सर सीधे एग्जाम्पल पे आ गए हैं। वो नोट हम डिस्कस करते हैं, पहले इसकी एग्जाम्पल्स देख लें। अ माइनर परचेज्ड 11 कोट्स, ही हैड सफिशिएंट क्लोथ्स एट दैट टाइम। एक बच्चे ने 11 कोट खरीदे लेकिन उसके पास उस वक्त काफ़ी कपड़े जो हैं वो मौजूद थे। इट वॉज हेल्ड दैट कोट्स वर नॉट नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड माइनर वॉज नॉट लाइबल टू पे फॉर देम। तो ये जो कोट है ये बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ नहीं थे 11 कोट्स, तो माइनर के साथ किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसीडर किया जाता है, तो इसका भी वॉइड कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल उसी से आजम सप्लाइज हबीब अ ल्यूनेटिक विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। आजम जो है उसने हबीब को, जो कि एक ल्यूनेटिक पर्सन है, ल्यूनेटिक पर्सन क्या होता है हम पीछे देख चुके हैं, जो बीमारी की वजह से दिमागी मर्ज में मुब्तला हो, उसे जो चीज़ें हैं वो ठीक से समझ ना आती हो, बीमारी का उसके दिमाग पे असर हो चुका हो, इस तरह के पर्सन को आज़म ने जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की। आज़म इज़ इंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द हबीब्स प्रॉपर्टी फैनी। तो अब आज़म जो है वो इसका हकदार है कि हबीब की प्रॉपर्टी से इसकी कीमत वसूल करे। इसी तरह लास्ट एग्जांपल, वसीम सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ सईद a lunatic with necessary suitable to their condition in life. वसीम is entitled to reimburse from Said's property if any. वसीम ने जो है वो एक ल्यूनेटिक की बीवी और बच्चों को प्रोवाइड की बेसिक नेसेसिटीज़, तो अब वसीम जो है वो हकदार हो गया है कि सईद की प्रॉपर्टी से उनका जो कीमत है उन चीज़ों की वो वसूल कर सकता है। तो ये सिंपल सी इसकी चीज़ें थी, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब एक नोट की तरफ चलते हैं। ये नोट जो है मेरे ख्याल से ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सच दैट ये जब हमने बात की थी कि जो माइनर है
उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वही बात ये नोट में है कि अगर बेसिक नेसेसरीज, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई बेसिक नेसेसरीज अगर प्रोवाइड कर दी हैं तो माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो हिस्सा ले सकता है। लेकिन बेसिक नेसेसरी प्रोवाइड कर दी हैं, कोई माइनर बेचारा गरीब सा बच्चा, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर भी क्या वो हिस्सा लेगा उसकी प्रॉपर्टी से? वो कोर्ट में केस कर देगा कि ये इसको जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, इसको दिवालिया डिक्लेयर किया जाए, इसके पास जब भी कोई पैसे हैं तो वो मुझे दिए जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यही बिल्कुल यहाँ पे नोट है। इसकी एग्जाम्पल भी बिल्कुल यही है। मरियम अ माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन, ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। मरियम जो है एक माइनर है, उसने जैन से मेडिसिन जो है वो खरीदी हैं। मरियम हैज़ नो प्रॉपर्टी, मरियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट, अब मरियम जो है वो लायबल नहीं होगी पेमेंट के लिए। शी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जो मेन चीज़ है वो ये है कि बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ अगर प्रोवाइड की जा रही हैं किसी पर्सन की तरफ से, तो वो पर्सन वो किसी भी किस्म के माइनर से या ल्यूनेटिक पर्सन से या किसी भी किस्म के अनसाउंड पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा जो है वो जो नेसेसिटीज़ बेसिक प्रोवाइड की गई थी उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो फिर वो उससे हिस्सा नहीं ले सकता। ना ही वो उससे ये कह सकता है कि भाई आप मेरे कर्जदार हो, मैं आपसे हिस्सा लूँगा। ना ही किसी किस्म का केस कर सकता है उस पर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो पर्सनली लायबल तब उसको नहीं ठहराया जाएगा। यही सिंपल सा केस था। ये हमने पहली टाइप जो है वो देख लिया है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड था उससे पेमेंट ली गई है। भाई इसका क्या मतलब है? हेडिंग देखे तो कोई समझ नहीं आ रहा। इसको हम पढ़ते हैं। अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, एक इंसान दूसरे इंसान से पेमेंट क्लेम कर सकता है, दूसरे इंसान से वापस पैसे लेने का हकदार हो सकता है। कब हो सकता है? हु पेज मनी, जिसने उस इंसान को पैसे पे किए। विच अनदर इज बाउंड बाई लॉ टू पे, जो वो लॉ की तरफ से पे करने का बाउंड था। अब इसको दोबारा से देखें इतने से हिस्से को, कि एक इंसान दूसरे इंसान से उस वक्त पैसे रिकवर कर सकता है, उन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। याद रखिए हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अपेरेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, रियलिटी में देखा जाए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाय लॉ ऑब्लिगेशंस जो उस पर पड़ रही होंगी वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वाली होंगी। अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, एक इंसान दूसरे इंसान से जो है वो पैसे क्लेम कर सकता है जो दूसरे इंसान के लिए पैसे पे करे, ऐसे पैसे जो दूसरा इंसान बाय लॉ पे करने का बाउंड था और जिसने पैसे पे किए हैं। एंड पर्सन पेइंग इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, वो उस पैसों में इंटरेस्टेड था। अब जो भी हम केसेस देखेंगे ना उन्हें इन 3 पॉइंट्स पे इवेल्युएट करेंगे। पहला पॉइंट तो है कि उसने पैसे पे किए हैं। अब 2 पर्सन है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए कुछ पैसे पे किए हैं, मिस्टर बी ने किसी को कोई पैसे पे करने थे मिस्टर बी ने, और मिस्टर ए ने कर दिए हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नहीं पूछा, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को नहीं कहा भी आप पैसे पे कर दो, मिस्टर ए ने अपनी तरफ से कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म की ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही होती। मिस्टर ए था और मिस्टर बी था, मिस्टर बी ने किसी के पैसे देने थे, मिस्टर ए ने वो पैसे पे कर दिए हैं। अब क्या मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से पैसे लेगा? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। इसमें तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही तो फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का केस हो सकता है। तो हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पे इसको एवेल्युएट करते हैं कि भाई पहला तो पॉइंट है कि उसने मनी पे की हुई हो, तो बिल्कुल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के बेस पे जो है वो पैसे पे किए हैं। विच अनदर इज बाउंड बाई लॉ टू पे, अब हम देखेंगे क्या मिस्टर बी जो है मिस्टर बी के जो पैसे पे किए हैं, जिसने मिस्टर बी को पैसे पे करने थे मिस्टर ए ने क्यों कर दी हैं, मिस्टर बी बाउंड बाई लॉ था वो पैसे पे करने का?
बाउंड बाई लॉ की क्या एग्जांपल हो सकती है? कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई गवर्नमेंट से ने कोई पैसे लेने हो सकते हैं, कोई जुर्माना पे करना वाला हो सकता है, कोई किसी किस्म का ट्रैफिक का फाइन हो सकता है। ये सारी जो है ये बाउंड बाई लॉ टू पे है। कोई किसी किस्म का रेंट हो सकता है, ये कोई किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, किस्तें हो सकती हैं, उसने कोई चीज़ ली हो उसकी किस्तें पे कर रहा हो, ये सारी चीज़ें वो बाउंड बाई लॉ है पे करने का। तो क्या जो मिस्टर ए ने पेमेंट की है मिस्टर बी बाउंड बाई लॉ था पे करने पे? अच्छा जी, अगर था तो आगे क्या तीसरी चीज़ क्या देखेंगे? एंड पर्सन पेइंग, और जो मिस्टर ए पे कर रहा है इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, वो उस पेमेंट में इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्या वो उस पेमेंट में इंटरेस्टेड था जो मिस्टर ए पे कर रहा था? इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को दिया हुआ किराए पे। मिस्टर बी किराएदार है, मिस्टर ए जो है वो मालिक है। मिस्टर बी ने जो घर किराए पे लिया हुआ है उसके बिल्स जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो पे नहीं कर रहा, काफ़ी अरसे से पे नहीं कर रहा। अब जो बिजली वाले हैं, वापडा वाले, उन्होंने उसको नोटिस दिया है कि अगर आपने इस मंथ अपने सारे ड्यूज़ क्लियर ना किए, आपका हमने मीटर काट के चले जाना है। मिस्टर ए को इस बात का पता चला, मिस्टर बी ने जाके बिल जो है वो पे कर दिए। अब क्या मिस्टर ए जो मालिक मकान है घर का, वो मिस्टर बी से पेमेंट जो है वो डिमांड कर सकता है? इसको हम इवेल्यूएट करते हैं इसी बेस पे। उसने मिस्टर ए ने पैसे पे किए हैं, बिल्कुल किए हैं। विच अनदर इज बाउंड बाई लॉ टू पे, क्या मिस्टर बी जो है वो बिल पे करने का बाई लॉ बाउंड था? बिल्कुल था भाई। बिल पे करना हर किसी की जो कानूनी भी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि अपने बिल्स जो हैं वो पे किए जाएं। बाउंड बाई लॉ था भाई पे करने का। एंड पर्सन पेइंग इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, क्या मिस्टर ए जो है वो इस किस्म की पेमेंट में जो इंटरेस्टेड था? जी बिल्कुल था। मिस्टर ए का घर है भाई वो, अगर मिस्टर ए के घर का मीटर कट गया तो जितने पैसे पड़ेंगे वो सारे मिस्टर ए को पड़ेंगे, मिस्टर बी अगर नहीं देता तो। बिल्कुल ठीक है ना, साफ पता चल रहा है कि जो मिस्टर ए है वो इंटरेस्टेड भी था उस पेमेंट में, मिस्टर बी बाउंड बाई लॉ भी था पे करने का, और मिस्टर ए ने पैसे पे भी किए। तो इन तीन कंडीशंस को आपने इस तरह से जहन में रखेंगे तो हम किसी भी सिनेरियो को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड था और उसने पेमेंट कर दी है। विच अनदर इज बाउंड बाई लॉ टू पे, दूसरा पर्सन जो है वो बाउंड बाई लॉ था पे करने का। एंड पर्सन पेइंग इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, और जो पे कर रहा है इंसान वो उस पेमेंट में इंटरेस्टेड था, तब जो है वो पेमेंट रीइंबर्स कर सकता है, पेमेंट जो है वो क्लेम कर सकता है। इसकी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी चीज़। सबसे पहली एग्जांपल है बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध। बाबर की सिंध में कोई ज़मीन है, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आज़म, अ जिम्मेदार, जो उसको एक जिम्मेदार आज़म ने दी है। अब केस क्या है, बाबर ने लीज पे ज़मीन ली हुई है आज़म से सिंध में। The revenue payable by Azam to the government being in arrears, his land is advertised for sale by government. जो आज़म है उसने गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू पे करना था, जो वो पे नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट ने कहा भाई हम तुम्हारी लैंड जो है ना वो बेचने लगे। Under the revenue law, the consequences of such sale will be annulment of Babar's lease. तो ये ओबियसली बाबर ने जो है वो ज़मीन लीज पे ली हुई है आज़म से, ठीक है। तो अगर वो लैंड सेल हो जाती है तो बाबर ने जिस अरसे के लिए लीज पे लिया, जितना अरसा उसने यूज़ कर लिया है, बाकी अरसे के भी तो उसने पैसे दिए हुए हैं, तो बाबर का तो है वो काम ख़राब हो जाएगा। उसने चाहे उस ज़मीन पे गंदम काश्त की हुई हो, उसकी गंदम आदि खड़ी हो, उसने कोई चावल वगैरह काश्त किए गए हों, कोई भी फसल काश्त की हो, कोई भी उसने प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हो, उसका सारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। Babur, to prevent the sale and consequences of annulment of his own lease, pays the government the sum due from Babur. आज़म, तो आज़म ने जो गवर्नमेंट को पैसे देने थे वो सारे के सारे बाबर ने पे कर दिए। तो हम तीन कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी उसने पे किए हों, उसने पे कर दिए भाई पैसे। दूसरी कंडीशन थी कि वो जो जिसके पैसे पे कर रहा है वो बाउंड बाई लॉ हो पे करने का।
तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट को पैसे पे करने थे लैंड की केस में, तो वो बाउंड बाई लॉ था पैसे पे करने का। और तीसरी कंडीशन थी जो बंदा पैसे पे कर रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है बाबर ने वो लीज पे ली हुई है, बाबर उस ज़मीन को यूज़ कर रहा है। अब अगर बेच दी गई, गवर्नमेंट ने अगर उसको आगे बेच दिया तो बाबर उसको यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगा। तो बाबर इसमें डायरेक्टली इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। तो आज़म इज़ बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट सो पेड। तो आज़म जो है, अब जो अमाउंट गवर्नमेंट को पे की है बाबर ने, आज़म से वो क्लेम कर सकता है। सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए पेमेंट करता है तो उसको वो पेमेंट सिर्फ तभी वापस मिलेगी जब दूसरा इंसान बाउंड बाई लॉ था पे करने का, और इस इंसान जिसने पेमेंट की है वो डायरेक्टली उस पेमेंट में इंटरेस्टेड था। एक और एग्जांपल देखते हैं। आज़म पेज एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटरीली टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। आज़म जो है वो एडवांस में रेंट पे करता रहा है बाबर का, कि बाबर और उसके जो मालिक मकान हैं या मालिक ज़मीन का मालिक जो है उसमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा ना हो। क्या तो हम तीनों सिचुएशंस को अपने सामने लाते हैं। पहले पे किया, जी है उसने पे किया। दूसरी सिचुएशन थी बाउंड बाई लॉ था पे करने का, जी जो रेंट होता है वो बाउंड बाई लॉ ही होता है पे करने का। रेंट का बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है कि आप इतना रेंट पे करेंगे, मालिक और जो किराएदार होता है उसके दरमियान बाउंड बाई लॉ भी था पे करने का। तीसरी कंडीशन, क्या जो आज़म है वो इंटरेस्टेड था पे करने के लिए, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें, क्या वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड था? बिल्कुल भी नहीं। इसमें किसी किस्म का ना उसका लैंड में इंटरेस्ट था ना उसका बाबर में इंटरेस्ट था। साफ नज़र आ रहा है उसने सिर्फ वैसे ही पे कर दी है कि भाई उन दोनों का आपस में झगड़ा ना हो। तो आज़म कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बाबर एज ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन द पेमेंट। उसे पेमेंट में किसी किस्म का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो अब वो उससे ये पेमेंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल देखते हैं। बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। बिलाल ने जो है वो गुड्स इंपोर्ट की। जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें पता है कि उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो पे की जाती है। तो उसने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, लेकिन अनम के वेयर हाउस में वो गुड्स रखवा दी। द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। तो कस्टम अथॉरिटीज़ ने अनम को कहा कि भैया आप ड्यूटी पे करें, उन्होंने उससे ड्यूटी ले ली अनम से। तो अब तीनों सिचुएशंस, क्या अनम ने पेमेंट की है? बिल्कुल की है। क्या जो है वो जिसकी पेमेंट की है बिलाल की, वो बाउंड बाई लॉ था पे करने का? बिल्कुल। कस्टम ड्यूटी ये लीगल जो है ये राइट है, लीगल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पे करें। उसके बाद क्या अनम इसमें डायरेक्टली इंटरेस्टेड थी? जी बिल्कुल। वो जितना सामान था वो सारा अनम के वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। अगर पेमेंट ना करती तो अनम पे सारी इंक्वायरी पड़ सकती थी। अनम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल। सो अनम बिलाल से अमाउंट रिकवर कर सकती है। ये जो है हमने देखी दूसरी टाइप किसकी, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें जो है अपेरेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा होता है, लेकिन ऑब्लिगेशंस होती हैं वो बिल्कुल लॉ वाली होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट ऑफ गुड्स। मतलब कि नॉन ग्रेचुइटियस का मतलब होता है जो मुफ्त का माल ना हो। ग्रेचुइटियस का मतलब होता है मुफ्त। ऐसा सामान ऐसा सामान जिससे आपने फ़ायदा उठाया लेकिन वो मुफ्त का माल नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, आप कहीं से आ रहे हैं अपने बिजनेस डील के ज़रिए, आपने अपनी गाड़ी में जो है वो गुड्स रखी हुई हैं, आपकी इन्वेंट्री गाड़ी में पड़ी हुई है। रास्ते में आपके दोस्त का घर आता है, आप सोचते हैं चलो मैं ना अपने दोस्त के घर बैठता हूँ, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, बातें करके उसके बाद चलता हूँ। तो आप जो इन्वेंट्री है वो अपने दोस्त के घर रखते हैं, आप बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वापसी पे आपको एक कॉल आती है कि अर्जेंटली आप घर पे आ जाएं। तो आप वो गुड्स जो हैं वो अपने दोस्त के घर ही भूल के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो इन्वेंट्री, वो गुड्स जो पड़ी हुई हैं, आपका दोस्त उसमें से कुछ यूज़ कर लेता है। तो ऐसे में कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल सी बात है, अगर आपने कोई कंसेप्ट ना पढ़ा हो तो फिर भी आप कहेंगे कि भाई उसने उसकी जो गुड्स हैं वो यूज़ कर ली हैं, तो अब उसको बिल्कुल कंपनसेट करना चाहिए। जो उसने यूज़ किया है वो पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि आपने ऐसा सामान यूज़ किया जो मुफ्त का सामान नहीं था, आपने यूज़ कर लिया, अब आपको उसकी कीमत जो है वो देनी पड़ेगी। बिल्कुल यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी अदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली, यानी उसकी इंटेंशन ये नहीं थी
कि वो मुफ्त में उस चीज़ को उधर डिलीवर करे। आप अपने दोस्त के घर जो इन्वेंट्री छोड़ के आए हैं, आपकी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी कि आप मुफ्त में अपने दोस्त को इन्वेंट्री दे रहे हैं। आपकी इस तरह की किसी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं थी, आप गलती से किसी तरह से उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए अपने गुड्स को। तो अब वो गुड्स जो है आपका दोस्त यूज़ कर लेता है, आप उससे एंड सच अदर पर्सन enjoys the benefit thereof. The latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. या तो इन्वेंट्री जितनी आप छोड़ के आए थे वो उतनी की उतनी पूरी आपको वापस करे, या फिर जितनी उसने यूज़ की है, जितनी उसने ख़राब की है, उसकी वो पेमेंट करे। इसी की हम एग्जांपल देखते हैं। अवैस A tradesman leaves goods at Afaq's house by mistake. अवैस जो है एक तजारती आदमी है, उसने अपनी गुड्स जो हैं अफाक के घर गलती से भूल गया। अफाक ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। अफाक ने समझा मेरी तो भाई मौज हो गई, ये सारा सामान तो मेरा फ्री में आ गया, मैं अपनी गुड्स समझ के उसका यूज़ किया। ही इज़ बाउंड टू पे अवैस फॉर देम। अब वो अवैस को जो है वो पेमेंट करेगा, जितनी उसने गुड्स यूज़ की हैं वो पे करेगा उसके बदले में। अपेरेंटली इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना ऑफर हुई है किसी किस्म की, ना एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो उन पर बन गई हैं। इसी को हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये तो मुझे लगता है आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इतने खिलाफ का तो बिल्कुल पता ही होगा कि अगर किसी की चीज़ मिल गई है आपको पड़ी हुई किसी और इंसान की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो चीज़ मिली है, किसी इंसान की खोई थी, आप उस इंसान तक उस चीज़ को पहुंचाएं। A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as bailey. बेली क्या होता है? अमानतदार होता है किस्म का, जिसके पास अमानत रखवाई गई हो, वो इस अमानत की हिफाजत करे। बिल्कुल आप उस अमानत की हिफाजत करेंगे, अपने पास उस बंदे की अमानत समझ के जो चीज़ आपको मिली है आप उसको एक अमानत कंसीडर करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। He is bound to take as much care of the goods as man of ordinary prudence would. जैसा ही कि आप एक किस्म की ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ की तरह उस चीज़ की हिफाजत करेंगे। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स, जैसे आप अपनी चीज़ की हिफाजत करता है कोई भी रीजनेबल बंदा, जैसे अपनी चीज़ की हिफाजत करता है वैसे ही उस चीज़ की हिफाजत करेगा। He must also take responsible steps to trace his owner. वो उसके ऑनर को फाइंड करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स भी लेगा। इफ़ ही डज नॉट ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। वो रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी का गिल्टी तस्वर किया जाएगा। अनटिल द ट्रू ओनर इज फाउंड ही हैज़ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो जब तक उसका ट्रू ओनर मिल नहीं जाता, असल मालिक मिल नहीं जाता, आप उस सामान को अपने पास रखेंगे, उस सामान को अपने पास रखे, उसके ओनर को जो है वो तलाश करेंगे और जैसे ही उसका ओनर मिल गया आप उसको हैंड ओवर कर देंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, लेकिन पहले एक मेन कंसेप्ट जो है इसका। अ फाइंडर ऑफ गुड्स मे सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर और व्हेन लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू ओनर अमाउंट टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। दो कंडीशंस हैं जिसमें आप वो गुड्स जो आपको मिली हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है उनकी पेरिशेबल नेचर हो। पेरिशेबल नेचर का मतलब होता है कि वो देर पा चलने वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको किसी का ना कोई खाने पीने की चीज़ मिलती है, कोई सपोज कर लें एवरीडे का पैकेट मिल जाता है, या कोई दूध का डब्बा जो होता है ना वो मिल जाता है, ओल्पर का डब्बा मिल गया। अब बजाय उसको आप जो है वो देखते हैं उस पर एक्सपायरी डेट 2 दिन के बाद की है या 1 दिन बाद की है, तो बजाय इसके कि आप उसके ओनर को तलाश करें, आपको 1 दिन तो ओबियसली उसके ओनर को तलाश करने में लग जाएगा, तब वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तब आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो टोमेटोज़ होते हैं, टमाटर जो होते हैं, वो उनकी भी नेचर इस तरह की होती है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा देर आप उनको घर नहीं रख सकते। आपको किसी के टमाटर मिल गए हैं किसी तरह से, आप उनको अपने घर रख रहे हैं, ओनर को तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर उनको नहीं रख सकते, ओनर को तलाश आप इतनी देर नहीं कर सकते क्योंकि वो टमाटर जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस केस में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक केस है जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं गुड्स को, जब उनकी नेचर पेरिशेबल हो। दूसरा केस ये है
कि ओनर फाइंड करने का जो खर्चा आ रहा हो ना, वो आ रहा हो 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड। आपको एक अंगूठी मिली है, हीरे की अंगूठी मिली है आपको, एक वो हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी फर्ज करें आपको मिली है, आप एक शादी में गए थे, वहाँ पे आपको एक सोने की अंगूठी मिल गई। अब आप उसके ऑनर को तलाश कर रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि भाई उसका ऑनर जो है ना वो दुबई में है, आप दुबई चले जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा। दुबई जाने आने का खर्चा जितना है ना, उतने की तो वो घड़ी भी नहीं है, वो जो है वो अंगूठी भी नहीं है। तो इस केस में आप उस अंगूठी को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइंडिंग ऑफ ओनर जो चार्जेस हैं वो उस गुड के 2/3 या उससे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है, जो इखलाकी फ़र्ज़ है, आपको कोई चीज़ मिली, आपने पूरी ताकत लगा देनी है अपनी उसके ओनर को ढूंढने पे, आपने पूरी कोशिश कर दी है भाई मुझे उस ओनर मिल जाए। जो दूसरी चीज़ है, आपने पूरी कोशिश की, आपको ओनर नहीं मिला, तो आप उसको तब तक अपने पास रखेंगे जब तक आपको ओनर नहीं मिल जाता, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ पेरिशेबल नेचर की है कि वो ख़राब हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगी, आप अभी तक ओनर को तलाश नहीं कर पाए, पता नहीं कब ओनर मिलेगा, तब तक ये ख़राब हो जाएगी, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ओनर को फाइंड करने का जितना भी खर्चा है वो उस चीज़ के 2/3 से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप पे जिम्मेदारी नहीं है ओनर को फाइंड करने की। ये दो चीज़ें होंगी। एक बात जो यहाँ पे मेरा ख्याल मुझे लिखी हुई नज़र नहीं आई, लेकिन जब आप ओनर को ढूंढ लेते हैं ना, ये जनरल सी बात है, जब आप ओनर को ढूंढ लेते हैं, आपको कोई चीज़ मिली, आपने उसके ओनर को ढूंढ लिया, तो 2/3 आपका खर्चा तो नहीं आया, लेकिन कुछ हाफ खर्चा आया, 25%, 30% कोई खर्चा आ गया। वो खर्चा सारा आप उसके ओनर से ले सकते हैं कि भाई आपकी चीज़ आप तक पहुंचाने में मुझे इतना खर्चा आया, तो आप ये खर्चा जो है वो मुझे पे कर दें। ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा कंसेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स का, कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आपने उसके ओनर तक पहुंचानी है। अगर ओनर तक पहुंचाने में जितना खर्चा आया आप उसके ओनर से ले सकते हैं। अगर ओनर तक पहुंचाने का खर्चा 2/3 आ रहा है, 2/3 है, आपने अंदाज़ा लगाया भाई 2/3 इसका जो ओनर तक पहुंचाने का खर्चा बन रहा है, तो फिर आप उसको ना पहुंचाएं, अपने पास उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उस गुड्स की नेचर पेरिशेबल है, आपको ओनर मिल ही नहीं रहा और गुड्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, वो ख़राब हो जाएंगी, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एट वेडिंग रिसेप्शन ऑफ बिलाल। अदील को जो वलीमा है उस पर बिलाल की जो वलीमे पे रिंग मिली है एक। अदील टोल्ड बिलाल एंड अदर गेस्ट अबाउट इट विद एन इंटेंशन टू फाइंड द ओनर। उसने भाई गेस्ट को बुलाया, बिलाल को बुलाया कि किसकी है ये रिंग, लेकिन उसकी इंटेंशन ये थी कि ओनर को फाइंड कर सके। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द ओनर ही कैन रिटेन द रिंग एज बेली। अगर उसे ओनर नहीं मिला तो वो रिंग को अपने पास रखेगा, एक अमानतदार इंसान की तरह उस रिंग को अमानत समझ के। और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन में इसकी आ रही होंगी, उसको हम उधर भी देख लेंगे। मेन कंसेप्ट इसका यही था कि अगर रिंग जो कोई भी चीज़ किसी की गुम हो चुकी है, वो मिली है आपको, आपने उसको एज अमानत अपने पास रखना है। अगर उसको ढूंढने का खर्चा उसके मालिक को वो 2/3 आ रहा है, तो आप उसको बेच सकते हैं। या उसकी पेरिशेबल नेचर है, उसकी नेचर इस तरह की है कि वो ख़राब होने वाली है, तो भी आप उसको बेच सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इतना ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। जितनी समझने की चीज़ थी वो मैं आपको समझा दी है। जब आप ओनर को फाइंड कर लेंगे तो जो खर्चा वगैरह आएगा आप वो ओनर से ले सकते हैं। उसके बाद तकरीबन लास्ट चीज़ जो है वो हमारी पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। मिस्टेक और क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 से 5 दिन हम इस चैप्टर पे लगा चुके हैं, मिस्टेक और क्वेश्चन वाले चैप्टर पे, तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ होगी। क्वेश्चन जो है वो डराना धमकाना होता है, मिस्टेक जो है वो गलती होती है। अगर किसी ने गलती से कोई पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट वापस देनी जो है वो जिस बंदे को की गई है उसका फ़र्ज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के 100 रुपये देने थे, उसने 100 रुपये दे दिए। बाद में उसको याद नहीं रहा कि भाई मैंने आपको 100 रुपये दे दिए थे, उसने दोबारा 100 रुपये दे दिए। तो अब मिस्टर बी का फ़र्ज़ बनता है कि उसको वो वापस करे, क्योंकि उसने गलती से पेमेंट कर दी है। इसी तरह क्वेश्चन में जो भी पेमेंट होती है, जो भी दोनों पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया होता है,
वो जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है तब वो दोनों पार्टीज जो हैं वो फ़ायदा वापस करती हैं। ये बात क्वेश्चन वाली तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से देख चुके हैं, इसकी तो आपको एग्जांपल देने की भी ज़रूरत नहीं है। वाइडेबल जो इफेक्ट क्वेश्चन का वो क्या होता है, बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अ पर्सन टू whom मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अंडर क्वेश्चन या अंडर मिस्टेक कोई चीज़ गलती से डिलीवर हो चुकी है तो अब उसको रिटर्न करना पड़ेगा। गलती से डिलीवर हुई है या क्वेश्चन से डिलीवर हुई है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल जो मिस्टेक के हवाले से है, अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओ ₹100 टू साइमा। अनम और बिलाल दोनों ने साइमा के 100 रुपये देने थे। अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा, अनम ने साइमा के 100 रुपये दे दिए एंड बिलाल और बिलाल ने भी दे दिए। नोट नाइंग द फैक्ट पेज ₹100 ओवर अगेन टू साइमा, उन्हें नहीं पता कि भाई दोनों ने हमने 100 रुपये दे दिए हैं, टोटल 100 रुपये देने थे लेकिन दोनों ने 200 रुपये दे दिए हैं। तो अब साइमा को चाहिए कि वो जिसने बाद में दिए हैं उसको पे कर दे, बिलाल को रीपे कर दे उसे कि भाई मैंने जो है वो पैसे पहले से ले चुकी हूँ। और क्वेश्चन की बहुत सारी हम एग्जांपल जो हैं वो देख चुके हैं क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन की इतनी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। आप उसी को दोबारा रिवाइज करें, उसी को देखें जो हमने वो चैप्टर पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। लेकिन उस पर जो वाइडेबल इफेक्ट था कि क्वेश्चन जो है वो वाइडेबल होती है ऑन दी ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, जिस पे क्वेश्चन हुआ है, तो बिल्कुल उसके बाद हमने देखा था कि अगर वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे तो दोनों पार्टीज़ ने जो जो फ़ायदा उठाया उसको वो वापस करना पड़ता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे उन्होंने की है। ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स और उसकी टाइप्स। दो ही चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह देख लें, अंडरस्टैंड करें, डाइजेस्ट करें। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की तरफ आएँ। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया था और 2022 में यही क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव के नाम से आया था। स्प्रिंग 18 में कैसे आया था? अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की वेरियस टाइप्स को माफ कीजिएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, अभी जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी उसकी टाइप्स थी। बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सप्लाई करना, वो भी उसकी टाइप्स थी। ये सारी जो हम चीज़ें पढ़ के हैं ये सारी इसकी टाइप्स थी। इसने उसकी टाइप्स पूछी हैं, उसकी टाइप्स के बारे में आप एक एक लाइन जो उनकी डेफिनेशन है वो लिख दें और उसकी टाइप्स लिख दें तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये स्प्रिंग 2018 में पूछा था। स्प्रिंग जो 2022 में अभी आपका मार्च में पेपर हुआ है उसमें बिल्कुल यही चीज़ पूछी थी। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह उसने लिख दिया था कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो गए थे। तो स्प्रिंग 2018 वाला क्वेश्चन 2022 में उसने जो है वो दोबारा पूछ लिया। तो अगर यही आपको इसी मकसद से पास पेपर करवाए जाते हैं, एक तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आना है, दूसरा आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जो पास का क्वेश्चन है वो एग्जामिनर दोबारा भी पूछ लिया करता है। तो इसकी आप बिल्कुल सिंपल से जो चीज़ें हमने सब पढ़ के आए हैं उनकी डेफिनेशंस आप लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, ये क्वेश्चन 3 और 6 मार्क्स का तकरीबन क्वेश्चन था। अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस obligation resembling those created by contracts are imposed by law although parties have never entered into a contract। यहाँ तक इसने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दी। अभी तक पूछा इसने हमसे कुछ भी नहीं है। In view of the provisions of Contract Act 1872, describe the conditions which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases। उसने कहा भाई नीचे मैं कुछ केसेस दे रहा हूँ तो बताएं इसमें जो अमाउंट क्लेम की जा रही है कि वो ठीक है। पहला केस क्या है? बाकिर सप्लाइड अ जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। उसने उसको सर्दी से बचने के लिए एक जैकेट प्रोवाइड कर दी। सुल्तान हु वाज अ माइनर एग्रीड टू पे ₹2000 फॉर जैकेट। सुल्तान को प्रोवाइड की। सुल्तान चूँकि एक माइनर है उसने कहा भाई आपने मुझे जैकेट दी है मैं आपको 2000 पे करूँगा। ऑल्दो इट्स मार्केट प्राइस वाज ₹1500।
ये 3 मार्क्स का उसने पूछा, तो साफ हमें पढ़ के ही समझ आ गई है जितनी कि हमने डिस्कशन कर ली है इसकी, कि वाकर ने जो जैकेट सप्लाई की है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उसे सर्दी से बचाने के लिए जो है वो जैकेट सप्लाई की है, लेकिन उसकी कीमत वो 2000 वसूल नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज़ वाइड एब इनिशियो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी अहमियत नहीं है, लेकिन वो से जो मार्केट प्राइस है कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो मार्केट प्राइस उससे डिमांड कर सकता है, जो कि उसके 1500 रुपये है, क्योंकि ये बेसिक जो है नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जो प्रोवाइड की गई है। इतनी सी बात लिखने के आपको 3 मार्क्स मिल जाने थे। ये जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स की, वहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट जो है सिनेरियो वो क्या है, रूही who paid the electricity bills of Solat without being asked is now demanding payment from Solat। रूही जो है वो उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर दिए हैं मिस सोलत के, और अब वो उससे कह रही है मैंने आपको कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दी है, लेकिन सोलत ने इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं की थी पेमेंट की, तो आप क्या जो रूही है वो क्लेम कर सकती है अमाउंट। तो हमने कौन सी कंडीशंस देखी हैं, पहली तो देखी है कि उसने पेमेंट की हो, तो यहाँ पे पेमेंट तो नज़र आ रही है। दूसरी जो उसने पेमेंट की है उसमें वो खुद इंटरेस्टेड थी, और लास्ट कंडीशन ये है कि जो उसने पेमेंट की है वो मिस्टर सोलत बाई लॉ बाउंड थे पे करने के, तब जो है वो रूही डिमांड कर सकती है पेमेंट। ये 3 स्टेप्स लिखने के आपको 1 मार्क मिल जाना था। आप देखें जो चीज़ें हम डिस्कस करके आ रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ें उनको सिनेरियो बना के पूछता है। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये लॉ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जितनी आपकी प्रोविजन के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी आसानी से आप इसको डील कर पाएंगे। आखिरी जो उसने सिनेरियो पूछा 2 मार्क्स का, ये टोटल क्वेश्चन था, ये ऑटम 2015 का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी है। और ये भी हो सकता है ये ऑटम 2015 का नेक्स्ट मैं सेशन में जब आपको लेक्चर दे रहा हूँ बच्चों को, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सितंबर 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपने इग्नोर नहीं करना, चीज़ों को समझना है। समी अकुली picked up the goods purchased by Nadia from supermarket and took them to her car। उसने भाई नादिया खड़ी थी, उसके सामान पड़ा हुआ था, कुली समी एक कुली है, उसने वो सामान उठाया और नादिया की कार तक ले गया। नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू डू इट, नादिया ने उसको नहीं रोका। तो ये एक किस्म की बाई एक्ट ऑफर हो गई और बाई एक्ट ही एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस और ऑफर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि वो बाई वर्ड्स हो, बाई रिटन हो, वो एक्ट के ज़रिए भी हो सकती है। अब उसने सामान उठाया, अगर नादिया ने उसे रोकना होता, चाहती कि ये परफॉर्मेंस ना करे, तो उसे कह देती भाई रुक जाओ, मैं खुद ही अपना सामान ले जाऊंगी, मुझे आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने वो सामान उठाया, नादिया ने उसको नहीं रुका, उसने जाकर नादिया की गाड़ी में रख दिया। समी डिमांडेड सर्विस चार्जेस फ्रॉम नादिया, तो समी ने जो है वो सर्विस चार्जेस नादिया से डिमांड किया है। तो बिल्कुल इस केस में ये रीज़नेबल डिमांड हो सकती है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट 1 जो हमने बात की बिल्कुल वही चीज़ें कि जैकेट जो है वो नेसेसरी थी, प्रोवाइड की गई सुल्तान को, और बाकर ने जो है वो रिकवर कर सकता है इसकी रीज़नेबल अमाउंट, लेकिन 1500 रुपये रिकवर कर सकता है, 2000 रुपये रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मार्केट वैल्यू है सिर्फ वही रिकवर की जा सकती है, अदरवाइज माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड इनिशियो है। पार्ट 2 बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने कहा, रोहित सिर्फ तभी जो है वो पेमेंट रिकवर कर सका है जब उसने पेमेंट जो की है उसमें उसको वो इंटरेस्टेड हो, और पेमेंट जो है वो सोलत बाउंड बाई लॉ था पे करने का। ये कंडीशन हम लिख देंगे, इसमें भी हमें 1 नंबर मिल जाएगा। और आखिरी जो क्वेश्चन है समी वाला, कुली वाला, समी हैड लॉफुली डन द सर्विसेज, उसने कहा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो फिर वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। समी हैड लॉफुली डन द सर्विस फॉर नादिया, नादिया को जो सर्विस प्रोवाइड की है वो लॉफुली प्रोवाइड की है, बिल्कुल ये तो हमें नज़र आ रहा है। लॉफुली का क्या मतलब है कि उसने ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, तो बिल्कुल हुई है, ऑफर भी हुई है, एक्सेप्टेंस भी हुई है, बाई वर्ड्स नहीं हुई, बाई रिटन वर्ड्स नहीं हुई, लेकिन बाई एक्ट ज़रूर हुई है। आई नादिया फॉर एग्जाम्पल, नादिया हैड द ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सर्विसेज रेंडर्ड बाई समी, नादिया के पास ऑप्शन था, उसको चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे ऑफर को। नेक्स्ट वो इसका जो है वो सिचुएशन ये हो सकती है, समी डिड नॉट हैव एन इंटेंशन टू एक्ट ग्रेचुइटसली एंड नादिया हैड इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस सो प्रोवाइडेड। जो समी था उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं मुफ्त की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी इंटेंशन जो थी वो पैसे ले गई सर्विस प्रोवाइड करने की थी।
और जो नादिया है उसने उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको इंजॉय भी किया है। तो ये सिंपल सी बातें थी, सिंपल सी चीज़ें थी जो उसने डिस्कस की हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑटम 2015 का क्वेश्चन था। ये आपको दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है उसने। अगर आपकी जितनी ज़्यादा प्रोविजंस पे ग्रिप होगी उतनी अच्छी तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑटम 2009 से ये इसने क्वेश्चन बैंक में डाला है, जो 4 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। समी जो है वो उसने अपना घर जो है वो कुर्बान को 1 साल के लिए किराए पे दिया है। एंड एग्रीड सम ऑफ 10,000 पर मंथ, उसने 10,000 रुपये किराए पे वो घर दिया हुआ है। आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ, 2 माह बाद, कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट फॉर द रेंट। कुर्बान ने 2 माह बाद रेंट देने से जो है वो कासिर रहा, रेंट उसने नहीं दिया। बाकिर अ नेबर बीइंग कंसर्न विद द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन समी एंड कुर्बान, उसने कहा भाई मालिक मकान और किराएदार के बीच बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस का माहौल है। तो उसने क्या किया, पेड द रेंट विद द गुड इंटेंशन। उसने कहा भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मैं इनका रेंट दे देता हूँ। मेरे 2 मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। Subsequently, on Qurban's refusal to reimburse the amount, Bakir filed a suit against him on the ground that he made the payment to Sami, which Qurban was legally bound to make, and being a quasi contract. उसने कहा भाई जो मैंने पेमेंट की है वो एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि जो किराएदार है वो बाउंड बाई लॉ था ये पेमेंट पे करने का। बाकिर इज़ इंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट, और जो जिसने ये पेमेंट की है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने अच्छे दिल से ये पेमेंट की है, ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में आती है, तो अब ये पेमेंट मैं उससे लूँगा। एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज़ जस्टिफाइड इन हिज सूट, क्या बाकिर जो है वो अपने मुकदमे में जो जस्टिफाइड है या नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं कि 3 कंडीशन होनी चाहिए, एक पेमेंट एक्चुअली की हो, तो ये पेमेंट बिल्कुल एक्चुअली की हुई है। दूसरी बाई लॉ हो, बाउंड बाई लॉ हो पार्टी पे करने की, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं किराएदार किराया पे करने का बाई लॉ पे था, उनका एग्रीमेंट होता है किराएदारों का और मालिकों का। तीसरी कंडीशन, जो पार्टी पेमेंट कर रही है वो जो है उसमें डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। लॉ इमोशंस पे नहीं चलता, लॉ जो है वो प्रोविजंस पे चलता है। लॉ पॉपुलर डिसीजंस नहीं करता, लॉ ये नहीं देखता कि अवाम का दिल क्या कह रहा है, अवाम कितनी खुश है हमारे फैसले से। लॉ ने जो है वो लॉ ने अपनी जो प्रोविजन ऑफ लॉज हैं उनको फॉलो करके डिसीजन जो है वो करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम प्रोविजन को फॉलो करके डिसीजन करेंगे, बजाय इमोशंस के कि भाई उसने बेचारे ने एक तो अच्छा काम किया, ऊपर से उसको पेमेंट भी नहीं मिल रही वापस। हम कहेंगे कि द पर्सन हु मेड द पेमेंट मस्ट हैव हिज ओन इंटरेस्ट इन द पेमेंट, द अदर पर्सन मस्ट बी बाउंड बाई लॉ टू पे। बाकिर डज नॉट सीम टू हैव एनी इंटरेस्ट इन द पेमेंट, बाकिर को किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कि इस सिनेरियो से नज़र आ रहा है। तो वो अपने मुकदमे में जस्टिफाई नहीं है। कोई जिस तरह मर्जी कहता रहे कि भाई दिल को बुरा लग रहा है, उस बेचारे ने जो है वो पेमेंट की है कि सिर्फ एक झगड़ा ख़त्म करने के लिए उसको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन लॉ कहेगा कि नहीं, हमने पहले ही लॉ ने बताया हुआ है, आपको लॉ का इल्म होना चाहिए कि आपको इस तरह की पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड ना हो, और जो पेमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, वो बाउंड बाई लॉ ना हो इसको पे करने का। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था ऑटम 2009 का। बिल्कुल इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो है ये आपने खुद से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 ICAP की स्टडी टेक्स्ट में इसका जो सोल्यूशन है वो देखना है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ फिल वक्त आप वो करते जाएं, वो मोर देन इनफ है आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। बाकी जो पास पेपर के जितने भी जामिया क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह टॉपिक वाइज 20-21 मई तक आपको IISc लर्निंग की वेबसाइट पे अवेलेबल कर दूंगा। तब तक आप सिर्फ यही क्वेश्चन करें जो मैं आपको क्लास में करवाता हूं, और आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको टैकल करें। आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा होता जाएगा। उसके बाद जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो पास पेपर क्वेश्चन बच जाएंगे वो आप तब के लिए छोड़ें।
तब जब आपने अपनी पूरी बुक पढ़ ली होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़रूरत होगी कि आपको पता लग सके कि आपकी पूरी बुक की कितनी तैयारी है, तब आप उन क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिल वक्त आप इन्हीं क्वेश्चन को आराम से देखते जाएं और अपने टेस्ट बाकायदा से देते जाएं। देखें, टेस्ट पे आप ख़ास फोकस किया करें। बहुत सारे बच्चे टेस्ट को इग्नोर करते हैं, टेस्ट आप लाजमी दिया करें। टेस्ट देने से ही आपको ICAP लेवल के पेपर जो होते हैं उनकी तैयारी सिर्फ आपकी टेस्ट से ही हो रही होती है। तो कल आपका इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इस पूरे चैप्टर का। कल बल्कि आप इस पूरे चैप्टर को तैयार करें, परसों आप लेक्चर से पहले टेस्ट लें, उसके बाद लेक्चर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।